अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। CNN के मुताबिक जो बाइडन अमेरिका का सदारती इलेक्शन जीत चुके हैं। अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब का तो वादे झुकाव ट्रंप की तरफ आ गया था। वजीर आजम इमरान खान PDM के अपोजिशन के जलसों के बारे में कहते हैं कि ये सर्कस लगा हुआ है, लेकिन उनके अपने एक शहद ब्रांड जलसे जलूस जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन तकारीर में बगावत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उधर से जनरल अब्दुल कादिर बलोच पार्टी छोड़ रहे हैं तो ख्वाजा इमरान नजीर को लाहौर में गिरफ्तार भी किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू को गलत तौर पर पेश किया गया तो वफाकी वुज़रा भी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब PDM टूट जाएगी। शेख रशीद अहमद साहब ने तो 20 फरवरी की बाकायदा डेट भी दे दी। MKM पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान से गिले शिकवे कराची के हवाले से करती रही, लेकिन ये अचानक वासे जलील और नदीम नुसरत के दिल में कराची के अवाम का ख्याल कैसे आ गया? क्या अब सियासी मजबूरियों की वजह से हमारी एस्टेब्लिशमेंट दोबारा MKM को एम्पावर करेगी? मुस्तफा कमाल भी मैदान में कल कमाल तरीके से उतर रहे हैं। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, मियां नवाज शरीफ के दस्ते रास्त हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वजीर ममलिकत हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है वंस अगेन टेलीफोन लाइन पर चौधरी कमर जमान कारा साहब ने, पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर हैं। बहुत शुक्रिया कारा साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। वजीर आजम इमरान खान ने आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा चूंकि खातून है, हम उनका एहतराम करते हैं, वरना वो जेल में होती। उन्होंने एहतराम की बात की, लेकिन अचानक ये शहद ब्रांड वजीर उठे और उन्होंने क्या क्या कह दिया। क्या कहेंगे आप? राय साहब, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर वाहिद हैं हमारे शो में आज। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। अच्छा, आवाज आपकी टूट गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो पराचा साहब ये है कि आज जो इमरान खान साहब का हाफिजाबाद का जलसा था, जी। वो बुरी तरह एक नाकाम जलसा था और फ्लॉप शो था। और उस जलसे की नाकामी देखते हुए वज़ीर आज़म साहब जौन से हैं, वो अपने गुस्से पे और अपने असाब पर काबू ना पा सके और उन्होंने कोई ऐसी बातें कर दी जो हमेशा वो करते आते हैं, जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। दूसरी जो आपने बात कही है कि जो एक हमारी काबिले मोहतरम खातून के बारे में, देखें, माएं बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं, लेकिन इनको कौन समझाए कि क्या तरीका है। वो कहते हैं ना कि नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। तो वो जो आपने एक ब्रांडेड वजीर की बात की है, मखसूस ब्रांड वजीर की, तो मैं उस पर सिर्फ ये कह सकता हूं कि उनको शर्म आनी चाहिए कि किसी खातून के बारे में इस किस्म की बात करनी। डॉक्टर साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जी मुंह पर हाथ बगैर वजह नहीं फेरा जा रहा, इनको घबराहट है और वजीर भी घबराए हुए हैं, तो ये फिर किसी घबराहट का नतीजा है ऐसी बातें करना? देखें, ये हुकूमत जो है वो पराचा साहब पिछले 2-2.5 साल से हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। और सबसे जो इस वक्त बड़ा मसला है पाकिस्तान के अवाम का, वो है जानलेवा महंगाई। आप देख लीजिए, बिजली के बिल देख लें, सुई गैस के बिल देख लें, लोग बच्चों की फीसें नहीं अदा कर पा रहे, घर का चूल्हे ठंडे हो गए। और इन्होंने अपने इस 2-2.5 सालों में 1,17,00,000 लोगों को बेरोजगार, यानी आप समझते हैं घबराहट जो है, आप समझते हैं घबराहट महंगाई की वजह से। इधर रुकिएगा अली मोहम्मद खान साहब, मैं वो बात सुनवाना चाह रहा हूं आपको, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। जरा अली अमीन गंडापुर साहब का शॉर्ट सुनाएं जी हमें। अब मरियम कैंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन
लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरत इधर रोक दें। अली मोहम्मद खान साहब, वजीर आजम साहब का हमने वो शॉट भी सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि जलसे देखकर मेरे कुछ वजीर घबरा जाते हैं। तो इस तरह की बातें जब ब्रांडेड वजीर साहब कर रहे हैं तो उसी घबराहट का नतीजा तो नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप क्या कहते हैं जो कुछ कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसी पे आते हैं जो आपने शॉट सुनवाया है। मैं समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो दिल के बड़े पाक साफ आदमी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ उन्होंने एक्सेस किया है और सियासत तक हम अपने कमेंट्स को महदूद रखें तो बेहतर होता है। जाती बात नहीं करनी चाहिए और बात हम किसी के बारे में वो करें जो हम अपनी बहू बेटियों के बारे में सुन सकें। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस कमेंट की। हाँ, जो करप्शन है इस फैमिली का, जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बयानात में तजाद है, चूंकि वो सियासत करती हैं तो उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स और उनके पॉलिटिकल स्टैंड पे हम कमेंट कर सकते हैं, वो हमारा हक है, वो हम करते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस चला उनके वालिद साहब का और फिर उनके भी बयानात उसमें आए, तो एक मशहूर मारूफ जो उनका एक मुकालमा हुआ था एक टीवी चैनल पे, वहां जो उन्होंने बात की थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर वो प्रॉपर्टीज निकल आई। तो इन चीजों तक हम अपने आप को महदूद रखें। सियासत और जो करप्शन का एक उनके खिलाफ एक जो बहुत बड़ा स्कैम जो सुप्रीम कोर्ट ने अनअर्थ किया, जो उनके खिलाफ चार्जशीट हुई, फिर उनके वालिद साहब को सजा मिली, फिर उनको खुद भी उन चीजों में सजा मिली। बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं सच्ची बात करूं, मैं इसी तरह की बात की तवक्को रख रहा था आपसे। आपने अच्छी बात की, लेकिन ये जब वजीर आजम साहब खुद कहते हैं कि कुछ हमारे वुज़रा भी घबरा जाते हैं जलूस देखकर, किस चीज से आप लोग जलसों से घबराते हैं, जलसे देखकर? देखें, 2 बातें मैं करूंगा। पहले मोहतरम आसिफ किरमानी साहब का एक प्रोग्राम शायद अभी थोड़ी देर पहले भी चला था और मैं इत्तेफाक से खाना खाते हुए मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसमें भी वो ये फरमा रहे थे कि नाकाम जलसा था। हाँ, मुझे याद आ गया, आई थिंक ARY पे था और हमारे छोटे भाई फरूख हबीब साहब के साथ उनका प्रोग्राम था। तो मैं, हो सकता है इन्होंने जलसे से शुरू होने से आधा घंटे पहले की पिक्चर्स देखी हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी जो है पराचा साहब कि जो हाफिजाबाद का जलसा है उसका भी, और इनकी दिल की तसल्ली के लिए कल सवात का जलसा जो मुराद सईद साहब और महमूद खान साहब के हलकों में हुआ, उसका भी 1-2-3 क्लिप्स इनको जरूर दिखाएं। हो सकता है इन्होंने कोई वैसे कल भी मेरा शो था, मैंने कल सवात वाले भी क्लिप्स दिखाए थे, आज हाफिजाबाद के क्लिप्स भी हम मसलसल दिखा रहे हैं। डोंट वरी, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं ताकि आसिफ साहब की मालूमात में इजाफा हो जाए, करमानी साहब के। और बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि खान साहब ने कहा है कि कुछ वजीरों के जो है वो परेशान हो जाते हैं, जो परेशान होते हैं वो फिर खान साहब के सिपाही नहीं होंगे। जो सिपाही होता है वो घबराता नहीं है, पसीना उसी को आता है, जो सिपाही नहीं होता। तो वो तो वही बात फिर निकल आएगी वो जो उसकी है। तो मैं समझता हूं कि खान का सिपाही तो न घबराता है। हाँ, हो सकता है कुछ हमारे पास नए मेहमान आए हों वो घबराते हों, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। चले इधर रुकिएगा, नए भी बहरहाल आप खुद ही लेके आए, इधर रुकिएगा। कायरा साहब, मैं खास तौर पर शहद ब्रांड वाले वजीर साहब की बात कर रहा हूं। उन्होंने न सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के बारे में ऐसी बात की जो अली मोहम्मद खान भी कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में भी उनका तकरीबन ऐसा ही लहजा था, ऐसी बात की। मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। क्या कहेंगे, जलसों में सियासी जलसे जमहूरियत का हुसन होती हैं, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं? राजा साहब, अगर तो बात किसी असूल की हो, किसी प्रिंसिपल की हो, तो सियासत के अंदर कभी लम्हाती तौर पे तलखियां हो जाती हैं, तल्ख बात निकल जाती है। लेकिन जब सियासत से बढ़ के बात फाशिज्म की हो, तो उसमें आपने जब आगाज ही गाली से करना है, जिस हुकूमत का टोटल बयानिया ही गाली से आगाज हुआ, वो तकरीरों में भी, वो जलसों में भी, वो पार्लियामान में भी, वो प्रोग्राम्स में भी, तो वो तो अल्टीमेटली इसी तरह की गुफ्तगू, क्योंकि एक गाली होगी उसके बाद अगली गाली और बड़े जोर से निकलेगी तो कोई सुनेगा ना, फिर और जोर से निकलेगी। तो ये गाली गलौज कल से चलता रहेगा।
हो सकता है उन्होंने शायद के इन्फ्लुएंस में कुछ ऐसी बातें की हो। छोड़िए, सवाल सिंपल राजा साहब ये है कि हुकूमत वक्त कह रही है कि अपोजिशन के हाथ में कुछ नहीं है, इनके जलसे नाकाम है और इनके अंदर आपस में इत्तेफाक राय नहीं है। नहीं, लेकिन आज वजीर आजम साहब तो कह रहे थे कि जितने मर्जी जलसे कर लें आप, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने हाफिजाबाद के अवाम से भी ये बात पूछी। मैं गुजारिश करने लगा ब्रदर साहब कि हम तो कह रहे हैं कि हमें एनआरओ नहीं मांगते हैं, ना कोई बात है, लेकिन इनके पास और कोई बात कहने को है नहीं। बेचारों के पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि लोगों को दिखा सके, कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने कौम के लिए करके दिया हो, लोगों की जिंदगी में कोई आसानी पैदा कर दी हो, महंगाई खत्म कर दी हो, कोई रोजगार फराहमी कर दी हो। लेकिन अगर वजीर आजम साहब भी अपनी हर तकरीर में अपोजिशन को गाली देने से शुरू होते हैं, उसी पे खत्म होते हैं। वज़रा के लहजे आप सुनते चले जा रहे हैं और अली मोहम्मद खान जैसे इंतहाई तहम्मुल वाले बंदे और बड़े बुर्दबार बंदे की भी अगर यही बात है कि बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें कम से कम इस मामले को कंडेम करना चाहिए। हम बहु बेटियों वाले हैं, हमें इन मामला को कंडेम करना चाहिए, भले वो अपने ही किसी साथी ने की हो। ये बहुत अफसोसनाक बात है और मुझे वैसे कोई हैरानगी नहीं है। अगर कुछ नहीं पराठा साहब, तो फिर इतने घबराए हुए क्यों हैं कि हर वक्त अपोजिशन दिमागों पे सवार है। शेख रशीद साहब हो, बाकी वज़रा हो, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से चार हो रही हैं। वज़ीर आज़म अपने जलसों में किसी जाके यूनिवर्सिटी से खिताब करें तो भी अपोजिशन से शुरू होते हैं, अपोजिशन पर खत्म होते हैं। तो आखिर क्या है, कौम को बताएं ना। चले, उनको आपने एनआरओ नहीं देना, आपने कह दिया, खत्म करें इस बात को। आप कह रहे हैं कि जनाब आप जितने मर्जी जलसे करें, तो फिर आपको क्या पड़ गई है कि हर वक्त आपके जेहन पे वही जलसे सवार है, वही अपोजिशन सवार है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। कार साहब मुझे ब्रेक लेने, नाजरीन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और बातें करेंगे सियासी माहौल के हवाले से, लेकिन मैं कराची के मामले में भी जरूर बात करना चाहता हूं। आज वासे जलील और नदीम नुसरत के दिल में ख्याल आया कराची के अवाम का। आज मुस्तफा कमाल साहब भी कह रहे हैं कि कल उन्होंने बताना है कि कैसे काम किए जाते हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि जी फलां आया फलां आया फलां आया, लॉलीपॉप देकर चले गए। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर किरमानी साहब, आज भी हाफिजाबाद के जलसे में वजीर आजम इमरान खान ने वही बात की कि लंदन में बैठकर मियां नवाज शरीफ फौज में बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से यही रीजन दी जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, वो भी छोड़ के चले गए। तो मरियम साहिबा कह रही हैं कि हम इसी बयानिए को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी भी नुकसान उठा रही है, लोग जा रहे हैं, वजीर आजम तनकीद कर रहे हैं, बयानिया यही चलेगा। प्रोफेसर साहब, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही है या वो जो बात कर रहे हैं, वो 3-4 दफा इस मुल्क के वजीर आजम 3 दफा रहे हैं और वो 35-40 साल से सियासत में हैं। उनके कुछ तजुर्बात हैं, उन्होंने कुछ देखा है, उन्होंने करीब से चीजों का मुशाहिदा किया और वो एक नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने उसको बयान फरमा दिया। अब ये इस हुकूमत का ये इल्जाम ऐसे ही है, इनकी ख्वाहिश है, चूंकि ये लोग इनके डिलीवर नहीं कर सके। पहले ये झूठे इल्जामात करप्शन के लगाते रहे, एक पाई की करप्शन नहीं मिली। उसके बाद ये अब नवाज शरीफ के बयानिए को ट्विस्ट करना चाह रहे हैं। कहां नवाज शरीफ साहब ने कहा बगावत की बात की है? नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि तमाम इदारे जो हैं उनको आइन और कानून के दायरा कार के अंदर रहकर अपने अपने फराइज अदा करने चाहिए। अब इनको सूट करता है, चूंकि असल मसला जो लोगों का है वो महंगाई है, जो 2.5 साल से लोगों का महंगाई से बुरा हशर हो गया और ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये एक लोगों की तवज्जो हटाने के लिए उनको नॉन इश्यूज में उलझाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इदारों की इज्जत की और उन्होंने ये भी कहा साथ कि मैं फौज और के शोहदा और गाजियों को सल्यूट करता हूं। अब एक शख्स ने अगर एक बयान की है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, तो बजाय इसके कि हम उसको एड्रेस करें और हम अब बगावत के पीछे कभी किधर छुप रहे हैं, कभी नवाज, इनके तो नवाज शरीफ हवास पर सवार हो चुके और ये हवास बाख्ता हो चुके। चले इधर करने का मसला जो है वो ये है, करने एक सेकंड एक अप्रैसम, असल बात ये है कि जैसे तैसे भी ये आए या लाए गए, असल मसला था कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाएं,
पिछले 1.25 साल में 1,17,00,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। आटे का बहरान, महंगाई, चीनी है, सुई गैस, बिजली के बिल हैं, लोग बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहे। अब ये जहांगीर तरीन साहब तशरीफ ले आए हैं और जो इनको तो चाहिए कि जो उन्होंने कौम के अरबों रुपए लूटे हैं उनको तो हवालात में होना चाहिए इस वक्त, वो दंदनाते फिर चले इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। महंगाई है, महंगाई है, पॉइंट टेकन, महंगाई है, पॉइंट टेकन, इधर रुकिएगा, कोई तवज्जो नहीं है, इधर रुकिएगा। अली मोहम्मद खान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान तो वादे था, हमने भी सुना, मैंने भी सुना, वीडियो सुना, वो तो कह रहे हैं कि जरूर मियां साहब के पास कोई सबूत होंगे, लेकिन हुकूमत के वुज़रा, हुकूमत बड़ी खुश हो रही है, पीडीएम टूटने की बातें हो रही हैं, शेख रशीद ने तो 20 फरवरी की डेट भी दे दी। क्या वाकई हुकूमत इनकरेज फील कर रही है ये बात सुन के? दो एस्पेक्ट हैं इस इशू के, एक है सीरियस और एक है वैसी पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग। सीरियस पे मैं बात करूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में सिविल मिलिट्री इंबैलेंस हमेशा से एक इशू रहा है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में मिलिट्री कूज भी हुए हैं, चाहे वो जो है फील्ड मार्शल अयूब खान साहब का हो या जनरल ज़ियाउल हक साहब का हो या जो है जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का। तो ये हुआ है, पाकिस्तान में ये रहा है और इस पे हमेशा डिबेट चलती रही है। ये एक पॉलिटिकल डिबेट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है और मैं समझता हूं कि अगर आप पाकिस्तान की सियासत पे एक नजर रखते हैं, एक जांच वाली और एक समझ बूझ वाली, तो आपको सबको ये एहसास होगा कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम एस्टैब्लिशमेंट को भी इसका एहसास हुआ है और सियासतदानों को भी, और सब अपने अपनी स्पेस में कम वो पीछे गए हैं। और अब वो 58-B वाला मामला भी नहीं है और मिलिट्री कूज भी अलग ताला के करम से एक नस्ल जवान हो गई है, कोई मिलिट्री कू नहीं है। द लास्ट मिलिट्री कू वाज इन 1999। मेरे इंजीनियरिंग का 3रा साल था और मेरा बच्चा जो है माशाल्लाह 10वीं में पढ़ रहा है, तो मतलब है कि एक जनरेशन में अल्लाह के करम से कोई मिलिट्री कू नहीं हुआ। जब हम नजदीक गए किसी एक मिलिट्री कू के जो बड़ा नजदीक था, इस लिहाज से कि खुदा न खास्ता कोई मिलिट्री नहीं करना चाह रही थी, लेकिन हालात ऐसे लग रहे थे कि लोग ये बातें करते थे कि शायद कुछ इस तरह हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। और वो था जब जरदारी साहब की हुकूमत थी और कियानी साहब, मैं समझता हूँ कियानी साहब ने उस जमाने में बड़े रिस्ट्रेंट से काम किया। आप धरने के दिनों की बात कर रहे हैं? नहीं जी, मैं जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट जो है बतदरीज पीछे हटी है और उस तरह के मामलात अभी नहीं है और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो डिबेट फिर भी अगर कोई करे तो करे, लेकिन जो असल में मियां नवाज शरीफ की जमात ने जो दो चीजें उठाई हैं वो है सिविल मिलिट्री इंबैलेंस की तो बात ही नहीं है। वो दो ऐसी चीजें हैं जो आपने अपनी पाक फौज की पेशावराना सलाहियत पर सवाल उठाए और साथ साथ एक ऐसी बात कर दी कि सबको पता है, वो भी बच्चे नहीं है, 3 बार के वजीर आजम है, कि हमारी जो पाक फौज है, जो हमारी मिलिट्री होती है, वो सिपाही से लेकर सिपा सालार तक एक बदन की तरह काम करती है। वो एक डिसिप्लिन फोर्स होती है। सिपा सालार जब उठता है तो पूरी फौज उठती है, वो जब बैठता है पूरी फौज बैठती है। उसके एक इशारे पे सब अपनी जान कुर्बान करते हैं। अगर आप इस तरह का बीच में डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सिपाही के तो मैं साथ हूं लेकिन फला जनरल वो ठीक नहीं है, और उसके तो फिर डिवाइड क्रिएट करने की नाकाम कोशिश है। जो पेशावराना सलाहियत पे सवाल उठे हैं, मेरी बात पूरी कर लेने दें। जी जी, वो दो चीजें ऐसी हैं जिसका तो सिविल मिलिट्री डिबेट से या उन चीजों से कोई ताल्लुक ही नहीं है जो सियासत में डिस्कस होती है। वो तो प्योरली आपने पाक फौज की क्रेडिबिलिटी पे अटैक किया। नंबर 1, जब आपने अपनी गुजरावाला वाली स्पीच में 71 के सामने का पूरा जिम्मेदार पाक फौज को ठहराया और उसके साथ साथ फिर आपने उसी स्पीच में यह भी कहा, और से उसको सुन लीजिए सब जितने इधर बैठे हैं, सियासत से ऊपर रियासत है। पाकिस्तान का वजीर खारजा जब बात करता है तो वो
वो इंफॉर्मेशन मैं जरा कायरा साहब की ओपिनियन ले लूं, मैं कायरा साहब की ओपिनियन ले लूं, किरमानी साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास बाद में आऊंगा। और किसी फॉरेन मिनिस्टर पॉइंट टेकन, ना पसीना आता है, पॉइंट टेकन, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस वजह से कादिर बलोच साहब जैसे लोग जो हैं वो उस पर रिवोल्ट किया। पॉइंट टेकन, मैं जरा कायरा साहब के पास जाना चाह रहा हूं। सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिंपली ये बयानिया है। अली खान साहब, पॉइंट टेकन। कायरा साहब, सेलेक्टर और सेलेक्टेड की बातें तो आपकी पार्टी भी करती रही। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान पे मैं इसलिए आपकी तवज्जो नहीं चाह रहा कि वो वाजे है, मैंने भी सुना है, आप भी कल से वजाहत कर रहे हैं, लेकिन आज इमरान खान कह रहे थे कि जी मैं ऐसे इलेक्शन कराऊंगा, हमारी हुकूमत को ये क्रेडिट होगा कि कभी पाकिस्तान में इतने इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं हुए होंगे। आप उनको सेलेक्टेड कहते हैं, वो आजाद इलेक्शन का वादा कर रहे हैं। कायरा साहब, आप मेरे साथ हैं? किरमानी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जब तक कायरा साहब के साथ हम कनेक्ट हो जाएं दोबारा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था दो बातें बड़ी जल्दी से, कि उसका आपने भी जिक्र किया। दरअसल ये नवाज शरीफ साहब के पीछे छुपना चाह रहे हैं, चूंकि इनकी अपनी कारकर्दगी सिफर है। कभी झूठे करप्शन के इल्जाम, करप्शन मिली नहीं, अब ये बगावत के पीछे चल पड़े हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी हर स्पीच में ये कहा कि वो फौज के इदारे का एहतराम करते हैं और जो जवान हैं, शोधा हैं, अफसर हैं, जो गाजी हैं, उनको सलूट करते हैं। अब बात यह है कि नवाज शरीफ ने तो एक ऐसी बात नहीं कही। आप इमरान खान साहब की बीसियों वीडियोस मौजूद हैं जिनमें उन्होंने इतनी संगीन और खतरनाक इल्जामात लगाए हैं हमारे इस काबिल एहतराम इदारे के सरबराहान पर और तमाम इदारे पर। उस वक्त उनको कोई ख्याल नहीं। चले इधर रुकिएगा, आपका जवाब आ गया डॉक्टर साहब, आपका जवाब आ गया। मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद कायरा साहब से भी मैं इस एस्पेक्ट पे भी जरूर बात करूंगा। और कराची के हवाले से MKM पाकिस्तान या वासे जलील वहां से बोल रहे हैं, नदीम नुसरत भी बोल रहे हैं, ये माजरा क्या हो रहा है, ब्रेक पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। कायरा साहब, MKM पाकिस्तान ने वजीर आजम के खाने में शिरकत की, गिले शिकवे भी किए। क्या आपके नजदीक MKM को एक अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एस्टैब्लिशमेंट उसे करीब ले आए? PTI के साथ खड़े होने की कोई तो कीमत फिर देना पड़ेगी ना। रजा साहब, गुजारिश ये है कि एक इत्तेहादी काफ लीग वाले हैं जो वजीर आजम के पहले खाने में भी नहीं गए और दूसरे खाने में भी नहीं गए। जी जी। तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम वजीर आजम के साथ नहीं हैं, हम किसी और के बांधे हुए बने। और MKM के बारे में भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उनके बारे में जो कुछ गुफ्तगू खान साहब करते रहे, वो सारी गुफ्तगू के बाद इनके इत्तेहादी वो बन जाएंगे विलिंगली। ये तो पॉसिबल नहीं है, दबाव उन पर उस वक्त भी था और उनको इत्तेहादी बनाया गया है। अब फ्रस्ट्रेशन ये है कि हुकूमत बड़ी तेजी से गैर मकबूल हो रही है और इनके खिलाफ लोगों का एक व्यू बड़ा तगड़ा बनता जा रहा है। उस व्यू के बाद इत्तेहादियों को भी इस बात की फिक्र है कि ये जो सिंकिंग शिप है इसके साथ हम भी डूबेंगे, लिहाजा वो अपने आप को इससे डिस्टेंस करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि MKM के जिन लोगों के खिलाफ कोई केस होंगे, कोई बाकी प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो उससे जान छुड़ाना चाहते होंगे, उनको कोई ना कोई रिलीफ चाहिए होगा। जो भी है, मुझे उसके पता तफसील करनी है, इससे ज्यादा नहीं बात करता उससे मैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल ऐसी है कि गवर्नमेंट ने पहले भी MKM को अपनी मर्जी से अपने साथ नहीं रखा था। MKM को बांध के इनके साथ खड़ा किया गया था। काफ लीग भी ऐसी थी, एक इत्तेहादी पहले ही छोड़ चुके हैं। ये जो केसों वाली आपने बात की ना, इधर रुकिएगा, मैं अली खान से ये पूछता हूं, काबीना के इजलास में आप भी थे अली मोहम्मद खान साहब, जब वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने यह मामला उठाया कि MKM के खिलाफ केसेस को खत्म किया जाए। अब सूरत हाल ये है कि PTI ने 14 सीटें तो MKM की ग्रैब की हैं वहां कराची से। MKM को आप अपने अकोमोडेट करें, एडजस्ट करें, फिर PTI का नुकसान होगा। क्या वो केसेस खत्म हो जाएंगे जिनका अब MKM मुतालबा कर रही है, क्योंकि कीमत तो आपको भी देना पड़ेगी उनको साथ रखने की?
دیکھیں، ایک تو اپوزیشن کے ہمارے دوست جلسہ کھیلیں یا اپنی خاطر جمع رکھیں. گلے شکوے کولیشن میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حکومت سے کوئی جانے کے لیے کوئی پر توڑ رہا ہے، خدا نخواستہ. تو حکومت کے ساتھ وہ پکے کھڑے ہیں. ہاں، ایک زمانے میں واحد سیاستدان پاکستان میں جناب عمران خان صاحب تھے، جنہوں نے بھانپ لیا تھا الطاف حسین کے ارادے، اس غدار وطن کے ارادے. اور اس زمانے میں عمران خان نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جب حقیقت میں سندھ میں پیپلز پارٹی والوں کے اور سب کے پیر کانپتے تھے، بشمول میڈیا والے. ایک فون آتا تھا اور میڈیا چینل ٹھپ. اس زمانے میں عمران خان کھڑے ہوئے، نہ صرف پاکستان میں 12 مئی پہ بھی کھڑے ہوئے، وہاں بھی گئے. اور ہاں، اس زمانے میں جب دہشت گردی کا ان پہ الزام تھا، ان لوگوں کے کیس ساتھ لندن میں فائل کر کے پھر واپس بھی لے لیا تھا جناب عمران خان نے. راجہ صاحب سن لیں، جی اس زمانے میں جب ان پہ دہشت گردی کے الزام تھے، اس زمانے میں یہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کولیشن میں رہی اور یہی مسلم لیگ نواز رہی. پہلی جماعت تحریک انصاف تھی کہ جب مسلم لیگ ایم کیو ایم پاکستان نے جب الطاف حسین کے اس بیان سے اپنے آپ کو دور کیا، پہلے آدمی عمران خان ہی تھے جنہوں نے کہا کہ اگر وہ اب گولی کی سیاست سے دور ہو رہے ہیں، جو لوگ پرو پاکستان سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے. تو ہم نے کبھی بھی الطاف حسین والی ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی بھی ہم نے کولیشن نہیں بنایا. میرا سادہ سوال ہے، کیس ودرا کر رہی ہے حکومت جب ایک وفاقی وزیر کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کیسز ودرا کیے جائیں؟ جہاں تک ایم کیو ایم کے ساتھ چلنے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے کولیشن پارٹنر کا ثبوت دیا ہے، اور ہم نے بھی ایک بڑے کولیشن پارٹنر کا ثبوت دیا ہے. بہت سی چیزیں ہم نے ان کی حل بھی کی ہیں، ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں. کراچی کے بڑے بڑے پیکج آئے ہیں. اسد عمر صاحب کا اس میں بڑا رول ہے، اور افکور خان صاحب کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، خود وزیر اعظم صاحب کا ایک کیس جو ہے ابھی حال ہی میں ایک عدالت سے وہ کلیئر ہوئے ہیں. تو وہ تو عدالتوں سے ہی ہوگا، پراپر ایک پروسیجر، ایک لیگل پروسیس کے تحت ہی وہ سارا کچھ ہوگا. لیکن میں دوبارہ ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، لیکن یہ ایم کیو ایم کو کنوے کر دیا گیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کو، کہ جو کابینہ میں وہ بات کر رہے ہیں بھائی وہ عدالتوں سے ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہہ دیا گیا ہے. دیکھیں، کسی کو بھی عمران خان صاحب چاہے اپنی جماعت کا ہو یا کسی اور جماعت کا، اس کو ریلیف تو عمران خان صاحب نہیں دے سکتے. وہ تو اگر کوئی کیس ہے وہ عدالت سے ہی کلیئر ہوگا. اور وہ ڈسکشنز ایسی ہوتی ہیں جو کولیشن پارٹنرز کے بیچ میں ہوتی ہیں، وہ میڈیا پہ بیٹھ کے میں نے تھوڑی کرنی ہے. چلیں ادھر رکیے، وہ ڈسکس کریں گے، ادھر رکیے گا. میں یہ دوبارہ اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ایشو پہ جو ہے ہماری جو مین 2 کولیشن پارٹنرز ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا مسلم لیگ کا، چاہے ان کے جتنے بھی گلے شکوے ہوں، کسی بھی مین ایشو پہ وہ حکومت سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. چلیں ادھر رکیے گا. میں ڈاکٹر سینیٹر کرمانی صاحب، آپ نے ارلی 90s میں آپریشن کیا، پھر آپ نے دوبارہ 2013 کے الیکشن کے بعد آ کے اکتوبر میں آپریشن کیا. اب صورتحال یہ بن رہی ہے، پی ٹی آئی کو، حکومت کو ایم کیو ایم کی ضرورت ہے، ایم کیو ایم مطالبات رکھ رہی ہے. مصطفیٰ کمال اپنی بات کر رہے ہیں، وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان آئے وعدے کر کے چلے گئے، آرمی چیف آئے وعدے کر کے چلے گئے، پھر بارش ہوگی تو دوبارہ یہ آئیں گے. واسع جلیل اور ندیم نصرت لندن میں بیٹھ کے کراچی کا درد محسوس کر رہے ہیں. کیا دوبارہ ٹرمپ کارڈ اب ایم کیو ایم کے ہاتھ میں آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ایم کیو ایم کا اور جو پی ٹی آئی ہے، بلکہ ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں، یہ ایک پاور پالیٹکس ہو رہی ہے اور مفادات کی سیاست ہے جو اس وقت انفارچونیٹلی ہو رہی ہے. اور حکومت جون سی ہے، چونکہ یہ تو کھڑی ہی 4-6 ووٹوں کی بنیاد پہ ہے، اس کو وہ بھی ووٹ دلوائے گئے ہیں، اس لیے حکومت جون سی ہے وہ اپنے اتحادیوں کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتی ہے. اور جیسے ابھی قائرہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اتحادی جون سے ہیں، انہوں نے ان کو آنکھیں بھی دکھانی شروع کر دی ہیں، اور ابھی جو کھانا ہوا اس پر ایک ان کے اہم اتحادی شامل نہیں ہوئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جون سی ہے، چونکہ یہ ایک گرتی ہوئی دیوار ہے، اور یہ پوری کوشش کرے گی، چونکہ جو اصل ایشوز تھے پاکستان کے 2.5 سالوں میں انہوں نے لوگوں کو وہ ریلیف نہیں دے سکے. اصل مسئلہ مہنگائی بہت بڑا ایشو تھا. میں ڈاکٹر صاحب، میں اگر دوبارہ سوال کر دوں ڈاکٹر صاحب، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں نا، آپ نے ایک آپریشن کیا ارلی 90s میں، پھر بے نظیر شہید صاحبہ نے بھی آپریشن کیا، اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ آئے ایم کیو ایم، پھر جب جنرل پرویز مشرف آئے تو انہوں نے ان کو سٹرونگ کیا، اسٹیبلشمنٹ کی یہ ضرورت بنے، یہ مضبوط ہو گئے.
अब फिर इनकी जरूरत है एमकेएम की। नदीम नुसरत भी बोल रहे हैं, वासे जलील भी बोल रहे हैं, मुस्तफा कमाल भी आज आपने सुना होगा। तो क्या दोबारा एमकेएम पाकिस्तान अब स्ट्रांग होगी, अपनी खोई हुई सीटें वापस लेगी, केसेस विथड्रॉ करवाएगी? जाहिर है जी, वो हर तरह का इनसे मफाद लेने की कोशिश करेंगे। और हुकूमत जौन सी है, इमरान खान साहब का तो एक एस्टेब्लिश माजी है कि वो यू टर्न लेते हैं। पहले कहते थे मैं अल्ताफ हुसैन को लेके आऊंगा, फिर वो केस को ही नहीं परसू किया। लेकिन ये अफोर्ड, मैंने पहले भी जैसे अर्ज किया ना, ये तो बड़ी थिन मेजॉरिटी पे गवर्नमेंट 4-6 वोटों पे खड़ी है, तो ये उनको नाराज करने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। ये उनकी हर जायज नाजायज बात को मानेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, आपने वक्त दिया। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नादरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई है। काबीना में बैठ के मुतालबा होता है कि केसेस विथड्रॉ किए जाएं, और कुछ तो वाकई ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल माइनर नौयत के हैं लेकिन वो रजिस्टर हैं। अब अली मोहम्मद खान साहब वादे कर चुके हैं आज हमारे प्रोग्राम में कि केस विथड्रॉ करना अदालतों का काम है, वो एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान की नशिस्तों की भी जरूरत है और पॉलिटिकल माहौल को स्टेबल दिखाने के लिए उनका साथ रखना भी बहुत जरूरी है। बड़ा थिन लाइन है, बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।